हाँ भाई, इवोल्यूशन हमारा बिल्कुल अब एंडिंग पॉइंट में ही आ गया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बारे में बात करी थी। लेमार्क के दो की कॉन्सेप्ट थे, पहला क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ने बोला था कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करोगे वो ऑर्गन उतना ही क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा आपको कोई कैरेक्टर मिला है, मतलब आपको अपने पेरेंट्स से आपने कोई कैरेक्टर एक्वायर किया है, तो आप क्या करोगे, वो कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दोगे। उसके अलावा एक बात और बोली थी कि जो है जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके नए स्ट्रक्चर आ जाएंगे निकल के, कुछ इसी तरह से बताया था उन्होंने। समझ में आ रही बात। तो सारी चीजें ऑलरेडी हम लेमार्किज्म के अंदर देख चुके हैं। डार्विन भाई साहब है, डार्विन ने बोला है ऐसे तो सही हो, ऐसे थोड़ा ही होता है भाई, जैसे तुम बता रहे हो लेमार्क चाचा, ऐसे नहीं होता जिस तरह से आप बता रहे हो। और कैसे होता है? उन्होंने बोला कि भैया जैसा आप कह रहे हो कि ये जो इवोल्यूशन होगा, क्यों, मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि नीड से नए स्ट्रक्चर बनेंगे तब जाकर वेरिएशन आएगा, तब जाकर क्या होगा, ये होगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता भाई। समझ में आ रही बात। यानी कि लेमार्क के मुताबिक क्या था कि पहले इवोल्यूशन होगा फिर वेरिएशन आएगा। डार्विन ने बोला कि पहले वेरिएशन होता है और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, वेरिएशन से क्या होता है आपका इवोल्यूशन आपको देखने मिलता है। डार्विन ने बताया थी। उसके अलावा डार्विन के बहुत सारे पोस्टुलेट बोला। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को देखा। डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट में एडेप्टिव रेडिएशन बताया था आपको। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में भी हमने वहां पर क्या करी थी, बात करी थी। पैरेलल इवोल्यूशन को भी देखा था। तो सारी चीजें हम क्या कर चुके थे भाई, देख चुके थे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली बात करने वाले हैं। तो अगर आपके याद होगा, नेचुरल सिलेक्शन पे ही मैंने क्या कर दिया था, लास्ट में आपको छोड़ दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि नेचर सभी ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ टास्क जरूर देगी। उस टास्क पे जो खरा उतर गया, नेचर उसको क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी। जो खरा नहीं उतरा, नेचर उसको एलिमिनेट कर देगी। समझ में आ रही बात। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसी का एग्जाम्पल था, जहां पर वेस्टर्न बिटुलेरिया आपकी ब्लैक विंग और व्हाइट विंग जो थी, मौत थी आपकी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंग्लैंड के अंदर 1850 में क्या था, जब लाइकेंस, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस क्या करती थी, लाइकेंस आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है। तो लाइकेंस क्या थी, मोटी मोटी लेयर लाइकेंस की जमी हुई थी। किसके ऊपर भैया? ट्री के पेड़ों के ऊपर। हरी बात समझ में। नतीजा के ट्री की जो अपीयरेंस थी वो व्हाइट रंग, व्हाइटिश अपीयरेंस उसकी निकल के आ रही थी। तो उसके ऊपर व्हाइट मौत तो दिखाई नहीं पड़ती थी। कौन सी दिखाई पड़ती थी? ब्लैक दिखाई पड़ती थी। लेकिन फैक्ट्री लग गई, इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री कर काला धुआं है, लाइकेंस खत्म। और तो जो पेड़ों का तना होता था उस पर क्या जम गया, काला धुआं जम गया। वे काले हो गए तो अब काले वाले छुप गए और व्हाइट वाले क्या हो गई, विजिबल हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन यही तो है। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करता है। क्या करता है? एडेप्ट करता है। यानी कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, अपने आप को उसमें क्या कर गया, वो एडेप्ट कर गया, जिससे वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके और दूसरे के मुकाबले में। उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात आपको। भाई नोकिया क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उसने अपने आप को एडेप्ट नहीं किया। बढ़ता हुआ एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज हुआ, अब लोग एंड्रॉइड सिस्टम पे आए। किस पे आए? एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड आकर के कहा, अब नोकिया ने कहा कि भाई नहीं, हम तो नहीं बनाएंगे एंड्रॉइड, हम तो अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे, हम तो एंड्रॉइड नहीं बनाएंगे, ना हम एंड्रॉइड यूज करेंगे। अब लोगों में एंड्रॉइड का प्रचलन बढ़ता चला गया। वो फास्ट था, लोगों ने उस फास्ट को अडेप्ट कर लिया, नोकिया को अडेप्ट नहीं किया। नतीजा क्या हो गया? नतीजा आज नोकिया क्या कर गया भाई, फेल कर गया। तो भैया याद रखिएगा कि परिवर्तन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एडेप्टेशन बहुत की है। आप अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के पकड़ में नहीं रख सकते, बदलाव आना चाहिए समय के साथ। सही टाइम पर आपको क्या होना चाहिए, बदलाव आपको वहां पर देखना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेचुरल सिलेक्शन के की फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहले क्या होंगे, वेरिएशंस आएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। मैंने आपको बताया था, और वो आपको बताया था मैंने, पेनिसिलिन वाला बताया था, एग्जांपल बताया था मैंने आपको। कोई है कि कोई बोतल थी हमारे लेटर पर के एक्सपेरिमेंट, हाँ बता दिया होगा वैसे तो यार, वो तो उसमें आता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहले वहां पर क्या होगा, वेरिएशन होगा। वो वेरिएशन क्या होंगे, हेरिटेबल होंगे। हमारी बात समझ। हेरिटेबल होने की वजह से जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का रेट होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेरिएशन नहीं है उनमें बढ़ोतरी, क्योंकि वेरिएशन भी कौन से वाले, फेवरेबल वाले होंगे, और वो अपने नए एनवायरमेंट में क्या कर जाते हैं भाई, अडेप्ट कर जाते हैं। तो ये की फीचर्स है नेचुरल सिलेक्शन के। ये वही है वेरिएशन है कि किसी भी माता पिता की दो संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और बाद में वही डिफरेंसेस वे माता पिता से ही देखने मिलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, और यही वेरिएशंस बाद में इवोल्यूशन का आधार बनते हैं। कैसे बनते हैं कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है और वो जो वेरिएशन आए हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें कोई एनवायरनमेंट मिला तो वो अपने आप को क्या कर गए, ग्रोथ कर गए, और यहीं से क्या होता है भैया, यहीं से हमारा इवोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके क्या थे, आपने
एक मास्टर कॉपी तैयार करी, अगार अगार प्लेट के मीडियम पे बैक्टीरिया की कॉलोनी को तैयार किया, फिर 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला आपने उन बैक्टीरिया को, पहले तो ग्रोथ करा बहुत लंबी छोटी तरीके से, बहुत अच्छी खासी। जब आपने ग्रोथ की कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार कर ली, तब आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक वो जिसमें पेनिसिलिन थी, एक वो जिसमें पेनिसिलिन नहीं थी। अब जिसमें पेनिसिलिन नहीं, जाहिर सी बात उसमें तो सारे जिएंगे, लेकिन जिसमें पेनिसिलिन थी उसमें केवल वो जिएगा जिसके अंदर पेनिसिलिन से लड़ने की क्षमता होगी। पेनिसिलिन से लड़ने की क्षमता वेरिएशन था जिसका उन्हें नहीं मालूम था। कब पता लगा? जब उनके सामने टास्क निकल के आया। तो वेरिएशन जो चेंज आया, जब वेरिएशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन का क्या होता है भाई, पता चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मेन जो आज मैं बात करने वाला हूं वो क्या है भैया, वो है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। सर नेचुरल सिलेक्शन हमारे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। क्या बोला मैंने? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिंग। तो 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन है, आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अब ये आपके सामने एक ग्राफ विजिबल है, ये क्या है आपके सामने? ग्राफ विजिबल है। इस ग्राफ में आपको क्या दिखा रखा? इस ग्राफ में आपको दिखा रखा कि जो आपके कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, सारी बात समझ में, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो हमारा वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये ऐसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं जो कि क्या है, जो कि जिनका वैल्यू क्या है, छोटी है। जैसे मान लो विंग के साइज की बात कर लूं, मैं बॉडी का साइज की बात कर लूं, तो इधर क्या है, छोटे साइज के हैं, इधर क्या है, बहुत बड़े साइज के हैं। अरे होंगे कि नहीं होंगे? बीच में क्या है भैया, ये हमारे एवरेज साइज के हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं किसी की हाइट की बात करता हूं तो बहुत छोटे लोग भी बहुत कम मिलेंगे, बहुत बड़े लोग भी बहुत कम मिलेंगे, और बीच में नॉर्मल वाले कौन से मिलेंगे भैया, जो तुम्हारे नॉर्मल हाइट के होंगे। आप अपने आसपास ही देखो ना, ऐसा इतने इतने से लोग जरा जरा से 2-2 फीट के, 3-3 फीट के मिलते हैं क्या आपको? नहीं, 4-4 फीट के मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लाखों हजारों में एक। अरे हुआ नहीं हुआ? आपके बुढ़ाने में बुढ़ाने के अंदर मान लो कितने होंगे बोने? होंगे 15-20 आदमी, हद इससे फालतू तो होंगे ना, हालांकि 15-20 नहीं है बोने बुढ़ाने के अंदर, होंगे नहीं होंगे? मान लो भैया खाली महाबली दानव टाइप के कितना आदमी होंगे? 5-7 आदमी दानव टाइप के होंगे, इतने ज्यादा तो है नहीं। अभी आप समझ में आ रही बात? लेकिन जो एवरेज है वो क्या है, वो आपके यहाँ पर, ये अंडर नॉर्मल कंडीशन है। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ ना, ये नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन में 3 चीजें हैं, या तो वो स्टेबल हो जाए, या वो डायरेक्शनल हो जाए, या क्या बन जाए वहां पर 2 पीक्स बन जाए। मैं बिल्कुल मोटे मोटे भाषा में समझाता हूं। या तो स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि जो आपके नॉर्मल वाले हैं, जो आपके मीडियम हाइट वाले हैं, वही क्या मिले, सबसे ज्यादा दिखाई पड़े। समझ में आ रही बात? या फिर मीडियम हाइट वाले क्या हो गए, कम हो गए, या तो ज्यादा लोग बोने हो गए, ज्यादा लोग कैसे हो गए, लंबे हो गए। या फिर मीडियम हाइट वाले ही खत्म हो गए, या तो ज्यादा छोटे मिलेंगे, ज्यादा लंबे मिलेंगे, बीच का कोई नहीं मिलेगा। आप समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे पढ़ाई के मामले में आप देखिएगा, तो पढ़ाई के मामले में क्या है भैया, पढ़ाई के मामले में देखिएगा कि कुछ बच्चे तो क्या है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ठप है, हाँ है ना। कुछ बच्चे बिल्कुल क्या है, ब्रिलियंट होते हैं, बिल्कुल क्रीम टाइप के, और बहुत मतलब कुछ, और ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं आपके, मॉडरेट होते हैं, एवरेज होते हैं। समझ में आ रही बात? अब अगर आपके एवरेज बच्चे ही मेंटेन रहे यहाँ पर ज्यादातर, तो ये क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया। मान लो क्लास के अंदर एवरेज बच्चे उससे बढ़ करके अब क्या बढ़ने लगे, टॉपर बढ़ने लगे, या फिर डफर बढ़ने लगे पीछे की तरफ, को ये क्या हो गया आपका, डायरेक्शनल हो गया। एक डायरेक्शन में हो गया ना, कि या तो इधर आ रहे, इधर आ रहे, या फिर क्लास में एवरेज खत्म हो गया, या तो ठप है या टॉपर है। समझ में आ रही बात? इस तरह का क्या होगा, इस तरह का ये आपका ग्राफ क्या होगा भैया, ये आपका ग्राफ मिलेगा इस तरह का डिसरप्टिव। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत है? चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या है? स्टेबलाइजेशन के अंदर ग्राफ जो है, वो जो इंटरमीडिएट वाला कैरेक्टर है, इंटरमीडिएट वाला समझ रहे हैं ना, जो एवरेज है, जो एवरेज कैरेक्टर है, उसको फेवर करता है, और वही क्या होता है, उसी का सिलेक्शन आपको देखने मिलता है। जैसे मैं बर्थ के वेट की बात कर रहा हूँ, जब बच्चे का जन्म होता है, तो जिसका जन्म हुआ, बहुत कम वेट के भी काफी कम बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा वेट के भी काफी कम बच्चे होंगे। एवरेज बच्चा क्या होगा, जिसका वेट क्या होगा भैया, एवरेज होगा, तो वही बच्चा क्या है, उसी का आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका स्टेबलाइजेशन हो गया। समझ में आ रही बात? सेकंड हम बात करते हैं भैया, अच्छा ये आगे देखो, मोर्टेलिटी इन न्यूबॉर्न आ गया, ह्यूमन का बर्थ वेट हो गया, जहां पर वेरी लो और वेरी हाई वेट के जो है उनकी क्या है, लोअर सर्वाइवल रेट है। यानी जिनका वजन बहुत कम है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वे अक्सर बच्चे बचते नहीं है। समझ में आ रही बात? वे मर जाते हैं बेचारे। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ये इसका रीजन है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये नॉर्मल है, और ये क्या हो रहा है, और ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। और ज्यादा स्टेबलाइज का मतलब क्या है, कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको क्या कर लिया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या बात? चलिए, उसके बाद में सेकंड आता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्शनल का मतलब है कि जो आपका एवरेज वैल्यू है ना, या तो ये इधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, या ये क्या होगी, इधर की तरफ को। यानी इससे इधर ठप है, इससे इधर होशियार है, इससे इधर एवरेज है। एवरेज बच्चे अब ज्यादा होशियार बनने लगे। सारी बात समझ में? तो क्या है डायरेक्शनल के अंदर, डायरेक्शनल में कोई भी एक एक्सट्रीम ट्रेट, एक्सट्रीम का मतलब समझ रहे, या तो बिल्कुल कम वाला, या तो बिल्कुल क्या है भैया,
कम वाला इधर वाला या इधर वाला, इस तरफ को ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। एक डायरेक्शन में क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट होता है, इसमें क्या बोलेगा, डायरेक्शन। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्राफ इधर को शिफ्ट होकर के ऐसे आ रहा, पहले यहाँ पर ये बीच में था, अब थोड़ा सा आगे की तरफ। अगर आप देखो ये ग्राफ के इधर और इधर, इधर कम है, इधर क्या है, ज्यादा है, मतलब ग्राफ क्या हुआ, उधर को थोड़ा सा खिसका। अब खिसका के नहीं खिसका, एग्जाम्पल इसका क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो गया और ड्रग रेजिस्टेंट वाले जो बैक्टीरिया बेसिकली वो हमारे इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो ड्रग रेजिस्टेंट है ना, इसके बारे में देख लो। ये फोटो तो तुमने देखा होगा भाई, देखा, ये फोटो तुमने देखा होगा, कहीं देखा, अपने घरों के आसपास तुमने ऑल आउट लगा दी और ऑल आउट के पास में क्या बैठा हुआ है, मच्छर। भाई मच्छर भगाने के लिए तुमने लगाया, ये भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड है और मच्छर भागा नहीं, मच्छर नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि मच्छर क्या हो गया, ये मच्छर रेजिस्टेंट हो गया। समझ में आ रही है नहीं यारी बात आपको? अभी ध्यान से देखा ना मेरी बात क्या है, देखो मैं प्रूव करता हूं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका यूजुअल नॉर्मल ग्राफ है। ये वे मच्छर है जिनको ऑल आउट बर्दाश्त ही नहीं, ये वे मच्छर है जिनको ऑल आउट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर मच्छर कैसे थे शुरुआत में, जो ऑल आउट सेंसिटिव थे। समझ में आ रही बात, क्लियर है? ये क्या है, ये ऑल आउट की मतलब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा। ये क्या है, ये एवरेज ऐसे थे कि उस एरिया से दूर रहते थे। मतलब मान लो मैंने ऑल आउट यहां लगाया तो उसकी स्मेल की वजह से इस कमरे में नहीं मिलेंगे, और अगर इस कमरे में तो कॉर्नर वॉर्नर में कहीं आगे की तरफ छिपे पड़े। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि तुम्हारे याद है फास्ट कार्ड आता था पहले, फास्ट कार्ड अब भी आता है। तो जब फास्ट कार्ड शुरुआत में आया, लोगों ने बड़ा इस्तेमाल करा, दबा दबा के क्या ला फास्ट कार्ड से मच्छर बेहोश हुए कि नहीं हुए, आज तुम फास्ट कार्ड जला लो, आदमी का दम घुट के मर जाएगा, लेकिन मच्छर नहीं मरते। मच्छर मरने के लिए फास्ट कार्ड के जो उसका अंदर का कंटेंट है उसे क्या करे भाई, बढ़ाते हुए चले जा रहे। ध्यान से देखिएगा क्या है, यही कहानी यहाँ पर हुई कि जो आपका एवरेज मच्छर थे ना, अब वो एवरेज मच्छर क्या हो गए, एडेप्ट हो गए। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि भाई हमारे पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, इसीलिए तुम ऑल आउट लगाने के बाद भी मच्छर लग रहे। और तो और अगर तुम पुराने वाला ऑल आउट यूज करोगे, पिछले साल का ऑल आउट यूज करोगे, तो आपके मच्छर भागते नहीं है। और जिस साल अगर आप इस साल का नया ऑल आउट लाओगे, आपको नजला, खांसी, गले में खराश, ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सारी चीजें क्या रखनी है भैया, याद रखनी है। तो एक्सेसिव यूज क्या हुआ, हर्बिसाइड का, केमिकल पेस्टिसाइड हमने यूज किया, एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक को क्यों मना किया जाता है, वही तो है। आज छोटा सा छोटा मर्ज भी क्या नहीं होता बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होता। नजले में एंटीबायोटिक का क्या रोल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन नजले में क्या एंटीबायोटिक। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मतलब डॉक्टर नहीं था वो, समझ रहे नहीं समझ रहे, एक से पूछा कि भाई हमें एंटीबायोटिक की दवाई क्यों दे रहे, बोला हो सकता है कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अबे हो सकता है से क्या मतलब है, हो सकता है तो हो सकता है तो उसे खामखाई की दवाई थोड़े लिखोगे यार। एक बंदा है, एक पर्सन आ रहा है, उसकी बॉडी वीकनेस शो कर रही है, उसे रनी नोज हो रहा, छींके आ रही, स्नीजिंग आ रही, तुम उसे एंटी हिस्टामिन ड्रग दो, एंटी कोल्ड ड्रग दो। समझ रहे नहीं समझ रहे? एंटीबायोटिक का क्या रोल है? ये क्या हुआ, क्या लगा जी और एंटीबायोटिक लगाकर सुबह ले शाम और देश स्टेरॉइड ये दबा के चले, अब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंट होगी बॉडी, भाई बॉडी क्या हो गई, रेजिस्टेंट हो गई। अब आप अगर उससे कम की एंटीबायोटिक लोगे, बात नहीं बनेगी। आजकल हमारे लोकल एरिया में बड़ा भयानक खेल चल रहा है इस चीज का। कहानी क्या चल रही, डॉक्टर से न्यूबॉर्न बेबी आया, भर भर के एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए उनका। अरे बात समझ में, भर भर के। नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ कि वो बच्चों को इतनी एंटीबायोटिक पिला दी कि वो बच्चा अब हैवी डोज में चला गया। अब आप उस डॉक्टर को, उस बच्चे को चले गए किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, बाद में कहीं पढ़े लिखे गए। अब अच्छा डॉक्टर तो भर के एंटीबायोटिक नहीं देने का, उसने दिमाग लगाया, क्या लगा, अच्छा बच्चे का वेट इतना है, फलाना ठिकाना, ये वो। एक मामूली से इंजेक्शन मोनोसेफ जो आता है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6 महीने के बच्चे के, साल भर के बच्चे के 1 ग्राम का इंजेक्शन लगा देते हैं एंटीबायोटिक इधर लोकेलिटी के अंदर, जो कि प्योर एडल्ट के लगता है। 18-19 साल का आदमी, 17 साल का, 16 साल का हो जाता है, तब 1 ग्राम मोनोसेफ का दिया जाता है। यूजुअल जो अच्छे डॉक्टर के पास मैंने देखा है ना, उनके पास में यही होता है। ठीक है, अब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, अभी 3 महीने 4 महीने की उसकी उम्र है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ या हॉस्पिटल में एडमिट किया उसे, व्हाटएवर जो भी रीजन था, उसको क्या दे दिया, इंजेक्शन दे दिया। अब इंजेक्शन देने से क्या हुआ, 1 ग्राम। अब उसकी बॉडी तो 1 ग्राम में ठीक होना सीख गई। अरे वाह, अब वो गया किसी अच्छे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कैलकुलेट किया, अच्छा 6 महीने की एज है तो इसे क्या देना है, इसे 250 मिलीग्राम, ग्राम में नहीं 250 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम का भी 1/4 इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन लगाया। क्या बच्चा ठीक होगा? नहीं। और घर वाले क्या कहेंगे, क्या लगा बस ये उसी के आराम लगे से सारी दुनिया में। अबे उसके आराम इसीलिए लगे, उसने सड़ा दिया तुम्हारे बच्चे को। होश में आओ, देखो क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। हमारे यहाँ ठीक होना चाहिए बंदा, चाहे उसका लीवर फेल हो जाए, रियलिटी बता रहा हूं, चाहे उसकी किडनी फेल हो जाए, ठीक होना चाहिए। एक बड़ी तेजी से आजकल हमारे लोकल एरिया में वो खाज खुजली के इंजेक्शन लगवा रहे भाई, लोग बाग जाते हैं डॉक्टर के पास में, लगाओ जी एलर्जी के इंजेक्शन। तो पागल हो गए, दिमाग चल गया तुम्हारा, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बड़ा भयानक खेल चल रहा भाई। तो एंटीबायोटिक से क्या रेजिस्टेंट हो रहे भैया, रेजिस्टेंट वैरायटी बनने जा रही। आज हल्की फुल्की एंटीबायोटिक, अब एक बात बताओ, एक एंटीबायोटिक आती है जिसका नाम है मीरोपेनम, आपने शायद नाम सुना होगा। एक आती है वैंकोमाइसिन, बुढ़ाना के अंदर न्यूबॉर्न बेबी पे उनका यूज किया जा रहा, बड़े धड़ल्ले से यूज किया जा रहा।
इतनी हैवी एंटीबायोटिक तुम छोटे से बच्चों को दे रहे भैया, क्यों दे रहे? और वो क्यों? टेंशन फ्री है भाई, लगा बिल बनेगा। और ये खेल बिगाड़ रखा है इधर उधर वालों ने ज्यादा। समझ हमारी बात? तो धीरे धीरे हम क्या करें, एक्सेसिव इस्तेमाल कर दिया हमने, नतीजा रेजिस्टेंट हो गया। अब बताओ, वैंकोमाइसिन फेल हो गई, क्या करोगे भाई? मीरोपेनम फेल हो गई, क्या करोगे? क्या करोगे? कहां से लाओगे भाई? क्या बनाओगे? कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बन रही। एंटीबायोटिक कोई यूं नहीं कर, एक से एक पड़ी ना, एंटीबायोटिक की लिमिट पे आ गए। हमारी कोई नई एंटीबायोटिक नहीं है, नई एंटीबायोटिक को डिस्कवर नहीं हुई कई साल से। अभी आप सोच रहे हो वही मिला फिला के फलाना ठिकाना करके वही कर दिया। पहले एक टाइम पे एलर्जी होती थी किसी को, मान लो खाज खुजली हुई, क्यों एलर्जी हुई, चोट लगी, कैसा भी जख्म है, कितना भी भयानक से भयानक जख्म है, मार्केट में सेप्ट्राना डबल सेप्ट्रान की गोली लाते थे, आधी गोली खिला दी मम्मी ने और आधी गोली घोल के जख्म पे लगा दी, भाई जख्म सूख के खुश है। वो सल्फा ड्रग होती है, पेनिसिलिन। आ रही बात समझ में? खैर उसका भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो जो हमारा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, समझ गया ना कि डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये तो वह है जिनको कुछ नहीं बिगड़ता, ये वो है अगर बर्दाश्त ही नहीं है, ये नॉर्मल है, जिन पे होगा लेकिन एक रेंज में आने के बाद होगा। अब ये सारे के सारे किसकी तरफ को जा रहे? कुछ ना बिगड़ने की तरफ को जा रहे। बताओ डायरेक्शनल हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो क्या है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या जो सेल्स जो है वो अपीयर हो रही इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ, ईयर एंड नॉट सेंचुरीज। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब समझे, ऐसा नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंट हो रही है सेंचुरी शताब्दियों में 100-150 साल में जाकर हो रही, नहीं, ये महीनों में और सालों के अंदर ही रेजिस्टेंट हो रही है। अब देखिएगा फास्ट कार्ड कब आता था, आप पिछले साल का ऑलआउट अगले साल यूज नहीं कर सकते। इसी बात को तो प्रूव कर रहा कि वो एक ही साल में क्या करिए भाई, अडेप्ट करिए। समझ रहे? क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा डायरेक्शनल। तीसरा आता है बेटा हमारा डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब क्या है कि एवरेज को छोड़कर आजू बाजू वाले होशियार बच्चे थे। क्या थे भैया? होशियार बच्चे थे। ठीक है, अब होशियार बच्चे, एवरेज बच्चा था, एवरेज बच्चे में कुछ इधर चले गए, कुछ यानी एवरेज वाली लाइन क्या कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, क्लियर है? या तो अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, मिडिल कास्ट वाला, मिडिल क्लास वाला कोई इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका, क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल है जो फिंच होती है ना, फिंच की जो बीक साइज है, जो फिंच का जो बर्ड्स होती है उसकी जो चोंच का साइज होता है, जहां पर स्मॉल बीक की और लार्ज बीक वाली जो होती है ना, उनके लिए एडवांटेज है, उनके लिए फायदा है। जिस बर्ड्स की चोंच, जिस फिंच की चोंच छोटी है, बीक छोटी है या फिर बड़ी है, वो आराम से क्या कर लेगी भैया, अपना काम कर लेगी। लेकिन जो आपके मीडियम साइज वाले हैं वो अपने आप को इसे नहीं कर सकते। ठीक है, फूड सोर्स के लिए। लेकिन जो मीडियम साइज वाले की ना, उनके लिए बीक्स जो है वो क्या है, वो लेस यूजफुल है। जारी मीडियम साइज की कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया। बोलो भाई समझ मारी कि नहीं यारी बात आपको? अरे क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, चलो तो कोई दिक्कत है? चलिए, अब डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था सर डार्विन ने बोला था कि वेरिएशन से ही क्या होता है बॉस, इवोल्यूशन होता है। और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन छोटा छोटा आता है, ऐसा नहीं कि भर भरा के बाल्टी भर के वेरिएशन आ गया। और डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं कि कहीं को भी ना, इवॉल्व होगा, आगे की तरफ को होगा, और इसी से क्या होता है भाई, इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन कोई एक आध दिन के अंदर होने वाला प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे चलने वाला प्रोसेस है, जो कि यहाँ पर लगातार क्या होगा, होता रहेगा। ठीक है, ये डार्विन ने बोला था। क्लियर है? अब डार्विन के बाद में एक साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ह्यूगो डिवेरिज। उन्होंने एक थ्योरी दी, थर्ड थ्योरी जो हमारी इवोल्यूशन की थी। तीन थ्योरी थी ना, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी। तो आज हम किसकी बात करें भैया, आज हम अपनी थर्ड थ्योरी की बात करें, गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिज। गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिज। अरे बात समझ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है इसका, इवनिंग प्राइमोस ओनोथेरा लेमार्कियाना। समझ में आ रही बात? ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अंदर डेटा गिवन है। चलिए अब देखो, ये आपका ओनोथेरा लेमार्कियाना, ये वाला प्लांट है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, डार्विन ने कहा कि वेरिएशन छोटे होंगे, डायरेक्शनल होगा, और इन्हीं की वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। यानी इवोल्यूशन का बेसिस क्या है, वेरिएशन है। किसके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग। लेकिन ह्यूगो डिवेरिज ने आकर के क्या बोला कि म्यूटेशंस ही इवोल्यूशन का बेसिस बनते हैं। कि नेचर में क्या होता है, नेचर में होते हैं म्यूटेशंस, और वे म्यूटेशन रैंडम, अचानक से होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और यही अचानक से बिना डायरेक्शन के म्यूटेशंस ही क्या करते हैं भाई, इवोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। जैसा चार्ल्स डार्विन ने बोला कि वेरिएशन इवोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, ऐसा नहीं है। वेरिएशन किसकी तरफ से है, म्यूटेशन की तरफ से। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, कुछ हद तक सही भी है। म्यूटेशन क्या है भाई, म्यूटेशन में अचानक चेंज आया। म्यूटेशन का मतलब है सडन अनप्लान्ड ऑटोनोमस इनवॉल्यूट, अचानक से एकदम चेंज आ गया जिस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो चेंज अगर फायदे का हो गया तो इवोल्यूशन है, और नहीं हुआ तो लग जाएगी, लीथल जीन बन जाएगा। सर पढ़ाएंगे आपको म्यूटेशन की पूरी डिटेल के बारे में कि म्यूटेशन से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? इसीलिए स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। क्लियर है? चलेगा। ये अब देखिएगा क्या है, कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब क्या है, एक ही बार चेंज आया, म्यूटेशन हुआ, लेकिन बहुत लंबा चेंज आ गया, लार्ज म्यूटेशन। इसी से क्या बन जाती है, इसी से स्पीसीज बन जाते हैं। जैसे एक बॉल है, एग्जांपल लिया है, ये क्या है हमारे सामने, एक बॉल है। इस बॉल को आपको क्या पहुंचानी है, यहां पहुंचानी है। पहला तरीका, ये लुढ़कती 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 हवा जाएगी,
हवा जाएगी नहीं, हवा लगेगी, लुढ़कती 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 ऐसे ऐसे जाएगी। तो डार्विन ने बोला कि इवोल्यूशन ऐसे हो रहा, लेकिन ह्यूगो ड्यूरेंट ने ऐसे नहीं हो रहा, एकदम जंप करके पहुंचेगी भाई साहब वहां, ऐसे नहीं जाएगी, जंप करके एकदम। ये जो जंप किया ना एकदम यहां से यहां, जो इतना बड़ा कदम उठाया, जैसे डार्विन करा के भैया टुकड़ों में पूरा करेगा, जो इतना बड़ा कदम उठाया ना, ये लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन को हम क्या नाम देते हैं भाई, सोल्टेशन का नाम देते हैं, याद रखिएगा। बोलो भाई, कहानी समझ में आएगा? तो सोल्टेशन क्या है, याद आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है आपका। सर न्यूमेरिकल करते तो गलत बात है, अबे है तो है, मैं क्या करूं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बोला कि भैया आपकी कोई भी एक पॉपुलेशन है, अच्छा जेनेटिक्स हो गई तुम्हारी, जेनेटिक्स कल हुआ ना, पहला लेक्चर तो हुआ, क्या कहां तक पढ़ाया, फर्स्ट जनरेशन, यानी कि आप डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जीन और एलील के बारे में भी कल जान चुके होंगे, हरी बात समझ में, ठीक है। तू नहीं आया था भाई कल की क्लास में, क्यों? अब ये ना कहीं मुझे पता नहीं, फिर अच्छा कहीं काम में बिजी होगा, अच्छा देख ले बेटे, 2 महीना बाद पेपर है, काम तो चलते रहेंगे, काम कहीं भाग रहा, अगर तू नहीं करना कोई और करेगा, समझ में आ रही बात। मैं एक बात बताऊं, हमारे फादर एक बात कहते हैं, अगर मैं गौना करने लगा जी, भाई वो काम क्यों नहीं करता ना जी, वो टाइम नहीं लगा मुझे, ये वो क्या लगा, तो अगर तू उस काम को ना करता तो होता ना, मगर नहीं जी दिक्कत पड़ जाती, क्या लगा जी एक चक्कर उसका लगा गया कब्रिस्तान का, तुमने कहता ना कल मेरे बगैर दुनिया नहीं चलती, वो पड़ी वहां सारे काम हो, समझ मारी बात। तुम्हें लग रहा कि भैया नहीं, देखो किसी के घर से कोई जाता है, कहना तो मुझे चाहिए नहीं, उनको तो दुख होगा, लेकिन कितने दिन दुख मनाएंगे, 2 दिन 3 दिन तो वो पूरा रोकराटा रहेगा वहां पे, है 8-10 दिन जो है याद कर करके रोवेंगे, 12वें दिन 11वें दिन आंसू खुशक हो जाएंगे उसी घर के। बाकी उनके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उसी घर के अंदर अगर कोई, मैं कहना तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन उसी घर के अंदर जो ताऊ चच्चा के हैं भूल चुके होंगे बेसिकली, 8-10 दुनिया तो भूल गई हाँ ये भी कोई चीज थी, समझ में आ रही बात। 15 दिन के बाद में सारे, 20 दिन के बाद में घर वाले भी टीवी रील देखते मिलेंगे तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी बता रहा हूँ। 15 दिन हारेंगे, 15 दिन तो पकड़ते भी नहीं, वो स्क्रोलिंग करने चालू कर देते हैं 4-5 दिन के बाद में, रील लगानी ये लगानी। फिर आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया, घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो रोने वाली इमोजी लगा के, गाना लगा के, बाकायदा गाना लगा के, लगाते हैं नहीं लगाते हैं कि चिट्ठी न कोई संदेश, कहाँ गए वो परदेश, ठीक है, ऐसे गाने लगा के वो स्टेटस पे लगाए जा रहे हैं। आजकल तो बहुत भयंकर तरीके से मजाक बना दिया आजकल तो हर चीज का। तो भाई काम वाम तो बेटा चलते रहेगा, काम कहीं नहीं जा रहे। हमें भी लगा था कभी, मैं बताया नहीं, वो पापा ने बहुत यार बहुत सुधार दिया, मैं बहुत सुधार दिया। मुझे लगता था मेरे बगैर कर रहा, मैं चल बैठ तो नीचे, तेरे बगैर कुछ नहीं हो रहा, तेरे से बड़े बड़े सिकंदर आगे जा लिए, जब नहीं दुनिया रुकी तो किस खेत की मूली है। समझ रहे नहीं समझ रहे, कोई फायदा नहीं इस चीज में। खैर, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। देखो एक पॉपुलेशन होगी, तो कल आप एलील और जीन पढ़ लिया आपने, कल जाहिर सी बात है आप डोमिनेंट और रेसेसिव भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा मेरा, अदरवाइज मुझे फिर जीन पढ़ाना पड़ता, एलील पढ़ाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ध्यान सुनिएगा, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे, जीन होंगे। एक जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, हाँ या ना, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। ये जीन या तो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा, ये भी बात है, समझ में आ रही बात। अब ध्यान सुनिएगा, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा स्टेबल रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये किसने बोला था, हार्डी-वेनबर्ग ने बोला था, समझ में आ रही बात। तो क्या है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसके अंदर, इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, फिक्स रहेगी एलील की फ्रीक्वेंसी, और जनरेशन टू जनरेशन क्या रहने वाली है भाई, कांस्टेंट रहने वाली है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बॉस, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसलिए हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। चलिए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सर जो जीन पूल है ना वो पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा, कई पीढ़ी तक चले गए लेकिन जीन्स में कोई चेंज नहीं आया। और जीन पूल का मतलब क्या है कि जीन और उसके एलील, टोटल जीन जितने भी है और उस जीन के जितने भी एलील है किसी भी एक पॉपुलेशन में, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे थ्रू आउट द जनरेशन वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारा जीन आई होता है, उसकी 3 फॉर्म होती है, IA, IB और IO, समझ में आ रही बात। तो आप एक पॉपुलेशन के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म में तो 2 मिलेंगे, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में 3 मिलेंगे, और जन्म जन्मांतर से क्या चलते हुए आ रही है, लगभग 3 चलते हुए आ रहे, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करिए, और जितनी भी आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है ना, उन सबका सम कितना होगा, 1 होगा हमेशा। 1 का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और 1 को अगर मैं
डिपेंडेंट कैसे करूंगा, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया, जहां पर P क्या है डोमिनेंट एलील, Q क्या है रेसेसिव एलील, इन दोनों का जो सम होगा, सम टोटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा 1 रहने वाला है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसी की बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर देता हूं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, भाई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक सेट थोड़ा ही होगा, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अगर मैं दो सेट ऑफ क्रोमोसोम का बाइनोमियल एक्सप्रेशन करूं तो ये फॉर्मूला बनता है मेरा P प्लस क्यू, डिप्लॉयड हो गया ना, एक P प्लस क्यू फादर से, एक P प्लस क्यू कहां से है मदर से, तो P प्लस क्यू का क्या बन गया होल स्क्वायर, क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बना गया? फॉर्मूला क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, आया ना? P क्या है डोमिनेंट, Q क्या है रेसेसिव, ये डोमिनेंट और रेसेसिव है, तो ये क्या हो गया हेटेरोजाइगस, ये रेसेसिव होमोजाइगस, ये डोमिनेंट होमोजाइगस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे क्लियर है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, हाँ भाई, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, P प्लस Q का होल स्क्वायर किसके बराबर आया वैल्यू 1 के बराबर है, जहां पर P स्क्वायर, P का मतलब देखो, P का मतलब है PP, तुमने पढ़ा ना TT पढ़ा, TT, अब TT ने लिख के इवोल्यूशन में क्या लिखा T स्क्वायर, ऐसे ही PP को क्या लिखा P स्क्वायर। तो ध्यान सुनिएगा, ये कैपिटल T था ना, डोमिनेंट एलील था नहीं था, तो ये स्मॉल p है, यानी कि जो आपका होमोजाइगस है और डोमिनेंट जीनोटाइप है, टी ना लिख करके क्या लिख दिया हमने उसे P स्क्वायर लिख दिया। लेकिन आपने देखा होगा स्मॉल टी भी तो था कल, स्मॉल टी था, ये क्या था रेसेसिव था, स्मॉल टी ना लिख के क्या लिख दिया T स्क्वायर, ना लिख के हमने क्या लिख दिया इसे Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर क्या था कि होमोजाइगस कंडीशन है और रेसेसिव जीनोटाइप यहां पर है। लेकिन कल एक तुमने कैपिटल T स्मॉल टी भी तो पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस, तो यहाँ पर क्या बने आपके ये 2PQ किसके बराबर है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप के बराबर यहाँ पर निकल के आता है, आपको क्या रखना है भैया याद रखना है, ठीक है। अब सवाल ये है सर, सवाल क्या है सर, अब बच्चों के मन में सवाल आता है क्या लगा सर आपने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया, हाँ हार्डी वेनबर्ग का कौन है, बाल बुल कटवा गया, क्या मामला है, ब्याह में क्या था जी, कैसे कटवा ली तुमने, चलो खैर, हाँ भाई, तो हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला, हार्डी वेनबर्ग ने ये बोला भाई कि मतलब कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट जनरेशन। अब आपने कहा कहने लगे भैया सर हम आपने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया, लेकिन हमने एक जगह एक हमने पढ़ा था कि वो कोई बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके आया, एक जगह हमने पढ़ा कोई और ब्लड ग्रुप करके आया, तो कोई ना कोई फैक्टर तो अफेक्ट किया ना, तो कौन कौन से फैक्टर है जो हार्डी वेनबर्ग को क्या कर सकते हैं भाई आपके अफेक्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे बॉस, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला होता है नेचुरल सिलेक्शन, ये हार्डी वेनबर्ग को अफेक्ट कर सकता है भाई, एक डायरेक्शनल हो गया, डिसरप्टिव हो गया, चेंज हो सकता है। उसके बाद में एक और है, आपने जो पढ़ चुके म्यूटेशंस आपने पढ़ लिया, सडन अनप्लान्ड ऑटोनोमस चेंज आ गया, म्यूटेशन से क्या है डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन आया, बस सिंपल सा फंडा, अचानक हुआ, रैंडम हुआ, डायरेक्शनल लेस हुआ, तो ये दो तो आपने पढ़ चुके। तीन चीजें आप पढ़ेंगे, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन रिकॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? जीन रिकॉम्बिनेशन अभी आप आगे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे आ गया, हालांकि जीन कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ा चुका। सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में होती है क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में? क्या बनती है क्रॉसिंग ओवर, ये एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम ऐसे मिले, एक्स बॉडी बनी, क्याजमेटा बना, दोनों अलग अलग हुए, तो ये क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर, ये क्या हुआ रिकॉम्बिनेशन। उस दौरान जीन का कुछ हिस्सा इधर से इधर चला गया, इधर से क्या चला गया इधर चला गया, तो एलील जीन का हिस्सा यानी कि क्रोमोसोम का हिस्सा इधर से इधर गया, उसके साथ में क्या पहुंचोगे जीन भी पहुंचोगे, तो यहां से क्या हो सकती है आपकी एफिलिएट मतलब जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये जो दो चीजें जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें क्या करते हैं कंफ्यूज होते हैं। देखो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों में ही एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है चेंज होती है, ठीक है। अगर अचानक से हुई अपने आप बैठे बिठाए बाई चांस, तो वो क्या हो गया ड्रिफ्ट। अबे कार देखा ना गलत क्या मार दी, ड्रिफ्ट मार दी, वो ड्रिफ्ट क्या अचानक से कट मारा, तो अचानक से जीन नॉर्मल जगह दिक्कत नहीं, लेकिन एलील की फ्रीक्वेंसी अचानक से अपने आप ही चेंज हो गई, तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट है। लेकिन अगर आपका जीन माइग्रेट कर रहा, मतलब मान लो मेरे पास में कोई एक स्पेशल जीन है और मैं यहां से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे चला गया, तो मेरे साथ मेरा जीन भी पहुंचा, तो जीन माइग्रेट अगर बड़े लेवल पर वो जीन यानी कि वो जीन बड़े लेवल पे क्या हुआ चेंज हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे जीन का फ्लो बोलेंगे। ठीक है क्लियर है? चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन तो आपको बता दिया। चलिए तो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो क्या है, ये क्या एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का क्या हो गया माइग्रेशन, एक जगह से क्या चली गई दूसरी जगह। तो जब पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो उस पॉपुलेशन देखो यहां पर क्या था, ये एक एरिया है ए, ये क्या है आपका, ये है आपका बी, इधर कितनी पॉपुलेशन है 100 की पॉपुलेशन है, मान लो 20 यहां से कहां चली गई, यहां पर चली गई, तो क्या यहाँ के जीन पूल में फर्क आएगा, एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी, क्या यहाँ पर ये
चेंज होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर क्या हुए, घटे। क्या यहाँ पर जेनेटिक कंपोजिशन भी डिफरेंस होगा, होगा नहीं होगा? तो यही आपका क्या है, यही आपका जीन माइग्रेशन है। और अगर ऐसा बड़े पैमाने पर होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉजेज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ओरिजिनल में भी, इसमें भी, एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, इसमें भी और इस वाले में भी, दोनों में क्या आया, जीन की फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम जीन माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, समझ में आएगी नहीं आई बात? और कई सारे जीन माइग्रेशन एक साथ हो रहे, मल्टीपल हो रहे, कि कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीन का फ्लो बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी क्या होता है भैया, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, बाई चांस, अपने आप हुआ। और ये सारी पॉपुलेशन में नहीं, ये कुछ गिनी चुनी बहुत छोटी पॉपुलेशन में आपको दिखाई पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब इसको लेकर के आपके एनसीईआरटी में एक इफेक्ट दिया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर का मतलब समझते हैं, संस्थापक। ठीक है, एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 में से 20 लोग आपके क्या हो गए, ये अलग चले गए। यहां पे कितने रह गए, 80 रह गए। इस एरिया में क्या कोई था, नहीं था। ये 20 लोग जैसे यहां से यहां पहुंचे, तो इन 20 लोगों ने इस एरिया को इनहेबिट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये 20 लोग इस जगह के क्या हो गए, फाउंडर हो गए कि नहीं हो गए? आगे, अब ये ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है। थोड़े टाइम के बाद में ये जब लंबे समय तक चलेंगे, इनकी क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज बन जाएगी, और ये क्या होगी, आपकी अलग स्पीसीज होगी। तो क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ ना, किसकी वजह से, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से। इसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या है, स्पेसिएशन हुआ है किसकी वजह से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। और यही क्या है, आपका फाउंडर इफेक्ट है। ये पेरेंट पॉपुलेशन है, इसमें कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लू कलर के हैं, इसमें से कुछ माइग्रेट कर गए। ये वाला हिस्सा इतना क्या कर गया भाई, माइग्रेट कर गया, ये माइग्रेट कर गया, नया है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसमें से इस नए एनवायरमेंट में, नए एनवायरमेंट में आने के बाद क्या हुआ, नए एनवायरमेंट में आने के बाद यहां से यहां पे क्या चीज हो रहा है, देखो ये तो कम है ना, ये काले वाले यहां पर बढ़ने शुरू हो गए नहीं हो गए? मतलब कि ये जो नया एनवायरमेंट है, काले वाले के लिए क्या है, सुटेबल निकल के आया, नीले वाले के लिए सुटेबल नहीं है। तो ओवर द टाइम पीरियड क्या हो गए, वहां पर काले वाले बच के नीले वाले सारे सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं भैया, फाउंडर बोलते हैं। अब कल के दिन आकर के, अब ये बिल्कुल स्पीसीज इनसे तो अलग हो गई ना, ये स्पीसीज क्या होगा इनसे बिल्कुल, ये ऐसे समझो जैसा आजकल हमारे कंट्री के अंदर चल रहा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे है, नहीं है? कुछ लोग हिंदू मुस्लिम मिक्स कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वहां पर बढ़ने लगे, तो दूसरे पर्टिकुलर के घटने लगे। थोड़े टाइम के बाद में वहां पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है बिल्कुल भी, अब कुछ भी नहीं है। फिर बाद में खुदाई में मिलते हैं अवशेष उनके। समझ में आ रही है नहीं यारी बात? तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा फाउंडर इफेक्ट। दूसरा आता है बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट क्या है कि एक ही जगह, यहां पर फाउंडर में क्या है कि ज्योग्राफिकल एरिया आधा कहीं और चले गए, लेकिन बोटलनेक में क्या है कि इसी में चेंज आया भाई, यहीं के यहीं रहते हुए चेंज आया। ठीक है, देखिएगा बोटलनेक इफेक्ट क्या है कि इनिशियल पॉपुलेशन हैज इक्वल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेड एंड येलो एलील। ये रेड और ये येलो एलील दिखा रखे, शुरुआत में दोनों बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ चेंज आया, कुछ चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि यहां से बोतल से बाहर निकलने की बात आई, ऐसे ही नेचर में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। जैसे हम बोतल से बाहर निकल रहे, ऐसे यहाँ पर कुछ चेंज आया, तो कुछ एलील उसमें से निकल करके कहां आए, यहां पर निकल गए। तो जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं, हैव एलील फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी इनसे क्या होगी, कुछ अलग होगी, और जो जनरेट करेगी नई पॉपुलेशन को, जिसमें रेड वाली डोमिनेट कर जाएगी ओवर येलो वाली। एग्जांपल दिया, येलो वाली भी कर सकती है, लेकिन हमने क्या माना यहाँ पर कि रेड वाली यहाँ पर क्या है, डोमिनेट कर गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये कहानी क्या हुई, सेम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हुआ भाई, आ रही बात समझ? इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं। और ये आपका बोटलनेक इफेक्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, तो याद रखना है। समझ में आ रही बात? चलिए, उसके बाद में आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बताया है किसकी वजह से होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा। ये मोस्ट कॉमन और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, म्यूसिस करेंगे, उनका क्रॉसिंग ओवर होगा। डीएनए का क्रोमोसोम का एक टुकड़ा इधर से इधर, इसका एक टुकड़ा इधर से इधर, तो वो क्या हो गया आपका, तो वो आपका बेटा मोस्ट कॉमन सोर्स हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसी के बाद में हमारा आता है अब ह्यूमन इवोल्यूशन। फाइनली हम लास्ट में आ चुके हैं भाई, किसके ऊपर, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर आ चुके हैं। और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट। कितनी देर की हुई भाई, 33। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात भाई किसी तरह की
है भाई। लास्ट अब इस चैप्टर का रह गया, और उस चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारा, ह्यूमन इवोल्यूशन। बहुत अब छोटा सा टॉपिक है, 30 मिनट की क्लास मुश्किल से मुश्किल हमारी और लगेगी। किस टाइम पर कौन सा ह्यूमन आया, काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, फोटोग्राफ वगैरह काफी रहेंगे उसके अंदर। किस टाइम पर किस ह्यूमन ने आकर के यहाँ पे कब्जा किया, किस टाइम पर कौन से ह्यूमन ने आकर के अपना काम किया, किस तरह के ह्यूमन किस सदी में मिलते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं भाई यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।